हेलो एंड वेलकम फॉक्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। वैसे तो मैं आज किसी और विषय पे बात करने वाला था, पर शाम में ही मैंने न्यूज़ में देखा कि एक नया टॉपिक है अभी, तो सोचा उसी पे बात करते हैं आज। दरअसल ये भारत में शायद वैसा कुछ खास बड़ा विषय ना हो, पर विश्व पटल पे ये बड़ी बात है और इंसानों के हिसाब से भी ये बड़ी बात है। आइए हम आज बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के बारे में। ये वही व्यक्ति है जो फ़िलहाल चर्चा में थे डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पे उनके समर्थन की वजह से। और फिर और भी बहुत सारी कारणों से ये व्यक्ति हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। परंतु आज जिस पर्टिकुलर विषय पे मैं इलॉन मस्क का चर्चा कर रहा हूँ, उसका मुख्य विषय है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के जीत के वक्त, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक्त उन्होंने तकरीबन $237 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में, अलग अलग तरीक़ों से। और उस वक्त शायद ही मतलब ऐसा था, तो जब जो बाइडेन रेस में थे तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना इनएविटेबल है, कोई हारने का चांसेस नहीं है। लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद ये उतना ज़्यादा प्रखर रूप से सामने नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, कमला हैरिस ही अगली राष्ट्रपति होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। लेकिन इलॉन मस्क ने आके पूरा गेम ही बदल दिया। इलॉन मस्क और कुछ यूट्यूबर्स जैसे जो रोगन हो गए, डेना वाइट जो कि यूएफसी के सीईओ हैं, इन जैसे और भी लोग हैं जो यूट्यूब से अपने माध्यम से, जिसमें इलॉन मस्क एक प्रमुख रूप से आए और इन्होंने अपना एक अच्छा खासा फॉर्चून इस्तेमाल किया। $237 बिलियन एक बड़ा रकम है, और जो शायद दुनिया में 1% व्यक्ति के पास भी नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात थी डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप को पैसे की कमी तो नहीं थी, परंतु इलॉन मस्क का ऑरा जुड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन विन काफ़ी आसान हो गया था। एक तरह से उन दोनों ने मिलके कमला हैरिस को साइड लाइन ही कर दिया। परंतु आज शाम में जो मैंने देखा न्यूज़ में, उसमें यही था कि इलॉन मस्क वो पहले व्यक्ति बने हैं जिनका टोटल नेटवर्थ, कुल संपत्ति जो है वो $500 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया, हिट कर गया है। ये एक सच में बड़ी बात है। ये सच में एक बड़ा ही रिमार्केबल मौका है इलॉन मस्क के लिए भी, और बाकी लोगों के लिए भी जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैं हूँ। क्योंकि आगे मैं इस बारे में बात करूँगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो बहुत सारे रईस हुए हैं धरती पे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंसा मूसा जो माली के किंग थे, और भी बहुत सारे हमारा देश के जो अकबर थे, उनके बारे में, मुग़ल एम्पायर के, उनके बारे में कहा जाता है ये लोग भी अपने टाइम पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ अपने पास रखते थे। पर ये लोग किंग थे, ये एक देश के शासक थे। एक सिंगल, एक आम जनता के तौर पे, एक सिविलियन के तौर पे विश्व के इतिहास में आज तक किसी भी व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट ओपनली तो नहीं ही रहा है। ये सच में एक बड़ी बात है। हो सकता है पहले तो ये लोग गेस कर रहे थे कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनर बनेंगे, पर उस पीरियड को लोगों ने 2030 और 2035 से जोड़ के देखा था। किसी को नहीं पता था कि वो $500 बिलियन के मार्क को इतना जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। तो इस बारे में अगर हम बात करते हैं उनके नेटवर्थ में हाई इंक्रीज़ की वजह से, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक खुद का राष्ट्रपति का शपथ भी नहीं लिया है, जो जनवरी में होता है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। पर खैर फ़िलहाल इलॉन मस्क पे बात करते हैं। इलॉन मस्क के संपत्ति में इजाफा का जो मुख्य कारण है वो है उनके टेस्ला में 13% शेयर्स। टेस्ला की नेट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर गई थी पहले भी, बीच में फिर बैक आई और फिर उसने $1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर लिया है। और इसी के साथ इलॉन मस्क की खुद की नेटवर्थ भी जो है वो $500 बिलियन को क्रॉस कर गई है। पर ऐसा नहीं है कि टेस्ला के शेयर्स की वजह से ही इलॉन मस्क की प्रॉपर्टी इतना तेज़ी से आगे बढ़ा या फिर इतना आगे है। पर इसमें सबसे बड़ा जो शेयर है, लाइक लायंस शेयर,
वो टेस्ला शेयर्स का ही है। टेस्ला में 13% स्टॉक्स हैं इलॉन मस्क के, और एटलीस्ट $304 मिलियन एक्सरसाइजेबल स्टॉक्स ऑप्शंस हैं इलॉन मस्क के पास, जो उन्हें 2018 में एज अ कॉम्पेंसेशन पैकेज के तौर पे दिया गया था टेस्ला कंपनी के तौर से। वो टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, और सीईओज़ को फ़ीस मिलती है, और 2018 में उनके कॉम्पेंसेशन फ़ीस के तौर पे, पैकेज के तौर पे उन्हें 304 मिलियन स्टेक्स, जो एक्सरसाइजेबल स्टेक ऑप्शंस हैं, वो मिले थे। तो ये टोटल उनके टेस्ला में स्टॉक्स को बहुत बड़ा बना देते। वो सिंगल लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर हैं टेस्ला के। तो टेस्ला के शेयर्स में ज़रा सा भी इजाफा उनके प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा सर्ज ला सकता है, या फिर अगर टेस्ला के स्टॉक्स गिरते हैं तो भी उनके प्रॉपर्टीज़ में बहुत, नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा गिराव भी देखने को मिलता है। दूसरा जो उनका सबसे प्रमुख वेंचर है, खैर इलॉन मस्क के तो बहुत ही डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो है, परंतु जो दूसरा टेस्ला के बाद मुख्य उनके नेटवर्थ में कंट्रीब्यूटर है, जो उनको एक तरह से उनका खुद का स्टार्टअप के तौर पे बोल सकते हैं हम इलॉन मस्क के, बोल क्या सकते हैं, वो स्टार्टअप ही था इलॉन मस्क का। स्पेस एक्स का 42% स्टेक्स ओन करते हैं श्रीमान इलॉन मस्क, और वो वेरियस ट्रस्ट्स के थ्रू ओन किया जाता है। और अगर हम स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स की दिसंबर 2024 में वैल्यूएशन $320 बिलियन के आसपास थी। स्पेसएक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण कंपनी के तौर पे सामने आया है। इसके फैल्कन ड्रैगन रॉकेट्स, हेवी रॉकेट्स, और भी बहुत सारे स्पेस क्रू, स्पेस जो जाने वाला आर्टेमिस प्रोजेक्ट के साथ जाने वाला एक स्पेस शिप है, जो सक्सेसफुल रहा है यहाँ बोका चिका टेक्सास में। तो इन सारी वजहों से भी इलॉन मस्क हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। परंतु इसमें जो नासा के साथ इलॉन मस्क का, इस कंपनी स्पेसएक्स का कॉन्ट्रैक्ट है रीसप्लाइंग का, जिससे वो आईएसआई को, इंटरनेशनल स्पेस आईएसएस को, हाँ आईएसएस को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रीसप्लाई करती है। तो उसको रिसप्लाई करने का, वहाँ पे सामानों को पहुँचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट नासा के साथ है, वो एक ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी स्पेस कंपनी को। और इसमें उन्होंने जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन को मात दे के ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल की थी। बोइंग से भी उनका टक्कर था, पर उससे भी मात दिया था उन्होंने, उनकी इस कंपनी स्पेसएक्स ने। और तीसरी जो उनकी सबसे फेमस बिजनेस पोर्टफोलियो है, वो एक्स कॉर्प है, जो पहले ट्विटर के नाम से रहा था, जिसके पूर्व मालिक जैक डोर्सी हुआ करते थे। पर जैक डोर्सी ने कंपनी छोड़ी पराग अग्रवाल के हाथ में, और फिर पराग अग्रवाल ने अपने शेयर होल्डर्स का फ़ायदा को देखते हुए 44 या $42 बिलियन में इलॉन मस्क को कंपनी बेच दी। तो अब 79% जो एक्स कॉर्प का प्रॉपर्टी है, वो इलॉन मस्क के द्वारा ओन किया जाता है। और एक्स कॉर्प ट्विटर जो पहले था, उसके शेयर्स में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई, दरअसल गिरावट ही हुई है। परंतु इससे इलॉन मस्क के डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो में या फिर उनके नेटवर्थ में कुछ खास डेंट लगता हुआ नहीं दिखा है अभी तक। तो उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि ये तीन ही उनके मेन है, उन्हें उनकी, मतलब मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इलॉन मस्क, और उनके इस बिजनेस वेंचर्स के जो तरीके हैं वो बड़े डायनेमिक हैं। तो इन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जो दूसरी उनकी सबसे फेमस कंपनी है, वो न्यूरालिंक है। तो न्यूरालिंक दरअसल एक कॉग्निशन एआई कंपनी है, जो हमारे इंसानी दिमाग को एआई के साथ सिंक करने का, एक ह्यूमन कॉग्निशन को एआई के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है। पहले वो एनिमल ट्रायल में चल रहा था, बंदरों पे और भी कई जानवरों पे ट्रायल चल रहा था, पर अब वो न्यूरालिंक अब एक इसमें ह्यूमन ट्रायल फेज़ में आ गया है। और ये भी एक बड़ी बात है। अब कैसे आगे ये अनफोल्ड करता है, ये भी देखने की चीज़ होगी। जब मैंने पहली बार सुना था कि टेस्ला की कारें सेल्फ ड्राइविंग होती हैं, तो उस वक्त मेरे मन में भी विचार आया था ऐसा कि अगर मान लेते हैं
कोई कार जो खुद से चल रही हो, तो अगर उसका ड्राइवर सो गया या फिर कोई एक कंप्लीटली ड्राइवर नहीं भी, बिना नॉन पैसेंजर के भी अगर वो ट्रैवल कर रही है और कंप्लीटली स्ट्रेंज सिचुएशन में फंस जाती है, या फिर उसे लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो रहा है, तो वो अगर इस तरह के किसी ह्यूमन कॉग्निशन से, एआई से जुड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकती है और सामने से आंसर्स भी आ सकते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि ये टेस्ला के ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। है तो वैसे ये बिल्कुल अलग कंपनी, परंतु ये आने वाले समय में ऑटोमेटिक ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रही है। और फिर जो चौथी सबसे फेमस कंपनी है इलॉन मस्क की, वो है द बोरिंग कंपनी। ये दरअसल टनलिंग का काम करती है। ये जो ट्रैफिक जाम्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत हुई थी, तो कैलिफोर्निया में ट्रैफिक जाम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ट्रैफिक जाम्स के लिए धरती के नीचे टनल में कार चलने की है, जिसमें कार्स चलते नहीं हैं। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे कार्स को सील कर लिया जाता है और वो आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल सकता है। तो ये बोरिंग कंपनी के नाम से ये कंपनी है, जो अब फ़िलहाल तो पता नहीं, इसका हेडक्वार्टर शायद ये भी टेक्सास ही आ गया है। तो ये, लेकिन इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया से ही हुई थी। तीसरी जो कंपनी है वो एक्स ए आई के नाम से, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। और ये भी एक तरह से ट्विटर का कुछ दिन पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोंक नाम से आया था। तो ग्रोंक शायद फाउंडर भी यही है। वैसे तो ये भी जग जाहिर बात है कि जो ओपन एआई है, जिसमें अभी सैम अल्टमैन है, जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, उसमें भी फाउंडर्स के तौर पे इलॉन मस्क ही थे। लाइक दिस पर्सन इज़ लिजिट जीनियस, नो डाउट अबाउट दैट। तो इलॉन मस्क अपने अलग अलग तरह के मूव्स, जो बिजनेस में मूव्स होते हैं, उनके वजह से भी जाने जाते हैं। जैसे जब उन्हें लगा कि कैलिफोर्निया में टैक्सेशन अनफेवरेबल बिजनेस पॉलिसीज़ की वजह से उनके बिजनेस को घाटा होगा, तो उन्होंने अपने बिजनेस को तुरंत ही रिलोकेट करने में कोई देरी नहीं की, और उन्होंने अपने बिजनेस को ऑस्टिन टेक्सास ले आए। उनका स्पेस एक्स भी अब बोका चिका से, बोका चिका एक छोटा सा गांव के तरह का सेटलमेंट है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, पर ये एक कह सकते हैं एक लैगून के तौर पे है ये जगह, जो जुड़ा हुआ है। और ये एक लैंड का स्ट्रिप है, आपने पिक्चर्स तो देखे ही होंगे जहाँ पे। तो ये अब एक खुद के न्यू टाउन्स भी शुरू कर रहे हैं, सेटलमेंट शुरू कर रहे हैं। वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल्स हैं, लोग रहेंगे वहाँ पे। ज़्यादातर इनके कंपनीज़ के आसपास के ग्राउंड्स में एक तरह से आप टेलर पार्क देख सकते हैं, जो अमेरिका में बहुत फेमस होते हैं। इंडिया में तो ऐसी चीज़ें नहीं है फ़िलहाल, पर टेलर पार्क जैसी सेटलमेंट्स बहुत तेज़ी से इलॉन मस्क ने अपने न्यू सेटलमेंट्स के तौर पे बनाया है और बढ़ाया है। तो जो इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति का जो मेन स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ है उनके, इतना तेज तरक्की का, लाइक ही इज़ इंक्रीजिंग हिज वेल्थ लाइक लेफ्ट एंड राइट, लाइक इट्स रेनिंग। सो इस पे एक बार नज़र डालते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है, वो है विजनरी लीडरशिप। इलॉन मस्क एक साधारण इंसान ही है, परंतु इस व्यक्ति के सोचने का तरीका आम इंसान से बहुत अलग है। ये व्यक्ति खुद के पैसे खुद में ही इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने दूसरे कंपनियों के, दूसरे फाउंडर्स के कंपनियों में ज़्यादातर इन्वेस्ट करने से परहेज ही किया है। इनके कंपनियों की जो प्रॉफिट्स होती है वो इनके नए कंपनियों में जाती है, और नए कंपनियों की जो प्रॉफिट्स होती हैं वो और भी नए कंपनियों को जनरेट करने में, क्रिएट करने में जाती हैं। तो ये बड़ा ही यूनिक तरीका है एक। दूसरी जो चीज़ है वो मेन है, वो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इनसे होता है ना कि आप अपने सारे अंडे एक ही बैग में नहीं रख सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को बहुत ही डाइवर्स रखा है। जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी है, एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी है, एक टनल खोदने वाली कंपनी है, एक एआई कंपनी है। तो इट्स वेरी डाइवर्स। तीसरी है टेक्नोलॉजिकल कटिंग एज इनोवेशंस, जो होते हैं वो ज़्यादातर इलॉन मस्क के कंपनीज़ के पास होते ही होते हैं, अपने टाइम से अहेड होते हैं। जो कुछ ऐसा है कि इलॉन मस्क इनएविटेबल भी नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे इलॉन मस्क को आप जानते हो, ही इज़ नॉट लाइक अ सुपर स्टेबल पर्सन। तो ऐसा है कि एक कल्टिस परसोना डेवलप है इलॉन मस्क के आसपास, परंतु ये
लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल तो नहीं है। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर एक सुपर ह्यूमन है जो सब कुछ को रन कर रहा है, पर उसके बाद क्या, आगे क्या होगा? तो उन केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है कि एक सुपर ह्यूमन के जाने के बाद चीज़ें जो उसी के द्वारा बनाई गई हैं, उसी पे डिपेंडेंट है, वो डिक्लाइन की ओर चली जाती हैं। तो पर ये फ्यूचर की बात है, पर ये एक बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है इलॉन मस्क और उनकी कंपनीज़ के लिए। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो है कि ये एक ही इज़ अ पोलराइजिंग पर्सन, ही इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ देयर और कंजर्वेटिव पर्सन। ये हमेशा इनके विचार बदलते रहते हैं, इनके विचार पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे पता थी, मैंने पता की। और आज एक बड़ा मार्क $500 बिलियन का क्रॉस किया गया एक इंसान के द्वारा, तो इस पे बात करना मैंने ज़रूरी समझा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।